Hi, today I SKPS will continue the third part of this topic land, soil, water, natural vegetation and wildlife. तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमने देखा कैसे वाटर एक रोल प्ले करता है प्लांट्स के ग्रो होने में, नेचुरल वेजिटेशन के ग्रो होने में, साथ ही साथ फिर वहाँ पे जानवर वाइल्ड लाइफ बसती है और उससे एक इकोसिस्टम बनता है। अब हम आते हैं अपने अलग अलग फॉरेस्ट के टाइप्स पे। हमने देखा कि ये इंडिया के किस किस एरिया में है। अब हम ये देखते हैं कि इस फॉरेस्ट में, किसी भी टाइप के फॉरेस्ट में किस तरह के पेड़ कहाँ ये मिल सकते हैं, वर्ल्ड में कहाँ मिल सकते हैं। इंडिया का हमने देख लिया, हम वर्ल्ड की अब बात करेंगे। सबसे पहला है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट। वी कैन सी इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट द रेनफॉल इज वेरी हैवी, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस, और यहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज इज नॉट पॉसिबल फॉर कमर्शियल यूज। ठीक है, बिकॉज देर इज स्कैटर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग टाइप की ट्रीज है यहाँ पे। अब ये कहाँ पे हमको मिलेगा? अमेजन बेसिन, मलेशिया, वियतनाम, ये प्रोमिनेंट जगह है। यहाँ पे जो ट्री मिलती है महोगनी, एबनी, रोजवुड, हर तरह की ट्री का अलग अलग यूज है। फिर हमारे पास मिड लैटिट्यूड एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये आपको साउथ चाइना में, साउथ ईस्टर्न यूएसए, साउथ ब्राज़ील, इन एरियाज़ में मिलेगी। यहाँ पे ओक, यूकलिप्टस मिलेंगी। यूकलिप्टस जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लकड़ियों का यूज़ फर्नीचर में होता है, कुछ लकड़ियों का यूज़ कॉस्मेटिक्स में होता है, कुछ लकड़ियों का यूज़ खांसी की दवा में होता है। तो यहाँ यूकलिप्टस है, इसका यूज़ खांसी की दवा में होता है। देन वी हैव द मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। हमको यहाँ मिलेगा, यहाँ पे विंटर मॉडरेट रेनफॉल, समर ड्राई, इनके लीव्स रुके रहते हैं, वैक्सी लीव्स होता है, वैक्सी सरफेस होता है लीव्स का। ये मिलेंगे हमको मेडिटेरेनियन सी, एशिया, अफ्रीका, यूरोपियन एरियाज में ऐसे फॉरेस्ट। यहाँ पे प्राइमरी आपका कॉर्क, ओलिव, चेस्टनट, ओलिव का यूज़ होता है मेडिसिन में, ऑयल में, ठीक है, डायबिटीज़ के लिए, इस तरह की चीज़ों में ओलिव ट्री, ओलिव फ्रूट का यूज़ होता है। फिर हमारे पास कॉनिफेरस फॉरेस्ट आते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट अगर आप देखेंगे तो वो आपको ऑल्टीट्यूड पे मिलेंगे, हाइट्स पे। उसके जो पेड़ होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है, कोन शेप्ड। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत गिरती है। तो बर्फ गिरती है तो ये ऐसे होते हैं कि बर्फ जो है फिसल के चली जाए ज़मीन पे। अगर ये ऐसे बड़े फ्लैट लीव्स होती तो ये पेड़ खराब हो जाते, सड़ जाते। बर्फ से कोई भी पेड़ है सड़ जाएगा। फिर हमारे पास आ गया डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसकी जो प्राइमरी जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो लीव्स हैं ये समर में अपना शेड करती हैं। ये हमको मिलेगा मॉनसून एशिया में, सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, ठीक है, टीक, साल, शीशम, ये सब इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं इसकी। हार्डवुड ट्रीज़ हैं, इनका यूज़ होता है, पहले रेलवे के स्लीपर में यूज़ होता था, फर्नीचर के लिए, जो महाराजाओं के जो किले होते थे उसके गेट में, इस तरह से यूज़ होता था। फिर मिड लैटिट्यूड डेसिडुअस फॉरेस्ट आ गया, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, न्यूजीलैंड, ये मिलेगा आपको वहाँ। यहाँ पे बर्च, ऐश, ओक, ये ट्रीज़ मिल जाएंगी। कुछ ट्रीज़ के टॉयज़ भी बनते हैं, कुछ ट्री से बने हुए प्रोडक्ट्स के टॉयज़ भी बनते हैं। तो यूज़ का क्या है यूज़? फिर हम, जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्मेटिक्स, फर्नीचर,
वुड का यूज़ एक और चीज़ में होता है, पेपर। हम जिस पेपर पे पढ़ते हैं, इस पे लिखते हैं नोट्स, इसका पल्प बनता है और इसको मैश करके और भी चीज़ें लगा के फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है पेपर, जिसमें हम अपने चीज़ें लिखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है, हमें यूज़ अवॉइड करना चाहिए यूज़ ऑफ पेपर, इसीलिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है और इस तरह से हम इसको कंजर्व कर पाएंगे, फॉरेस्ट को हम सेव कर पाएंगे। वरना एक पेड़ को ग्रो होने में सालों साल लग जाते हैं, काटने में कुछ मिनटें या घंटे लगते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसका डिस्क्रिमिनेशन, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। कैसे हम कर सकते हैं कंजर्वेशन फॉरेस्ट का? अफॉरेस्टेशन करें, बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है एकदम रोक लगा दें, हर जगह प्लॉटिंग ना करने दें, जहाँ पे एनिमल एरियाज़ हैं, जंगल है, उसको जंगल रहने दें, छोटे छोटे जंगल भी रहने देना चाहिए। ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग नहीं करने देना चाहिए। अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए लोगों के प्रति कि भाई अपने घरों में भी ग्रीनरी रखें, छोटे छोटे आप पेड़ लगा सकते हैं, इससे आपका जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट को वो रहेगा। साथ ही साथ जो कुछ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, एक टाइम था ऐसे स्पैरो थी, वो विलुप्त हो रही थी, तो उसको लोगों ने जब तक घरों में पेड़ और पानी वानी का इंतज़ाम किया तब वो सेव हो पाई। फॉरेस्ट फायर्स बहुत बड़ा इशू है, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में ये अक्सर होता है। ड्राई फॉरेस्ट वहाँ हो जाते हैं, वहाँ इतनी रेनफॉल नहीं होती जैसे इंडिया में होती है, तो वहाँ पे आग लगने की बहुत बड़ी वजह ये, और इससे हमारी एक बहुत बड़ी रिसोर्स डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब है हमारे पास वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हमारे पास जितने भी जीवों की हम बात कर रहे थे वो आ जाएंगे। ये वही बातें हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई, ये पेड़ की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से ही आपकी जो दूसरी स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की वो सस्टेन कर पाती हैं, वो अपना वहाँ घर बनाती हैं, वो ब्रीड करते हैं और फिर कोहैबिट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, हाइबरनेट करते हैं, सारा उनका प्रोसेस वहीं होता है। और उससे हमको उनके लाइफ के बारे में, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो एनिमल्स हैं, जैसा कि प्लांट्स के मेडिसिनल यूज़ होते हैं, वैसे ही कुछ एनिमल्स के ऐसे चीज़ें हैं क्योंकि हमारे मेडिकल साइंस में उसकी यूज़ बहुत ही ज़रूरी है, या वो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही क्रिटिकल केसेस में, डिजीज़ेज़ में भी काम आती हैं। ठीक है, एनिमल्स की इसलिए पोचिंग होती है, उनको मारा जाता है। हाथी के दांत के लिए बहुत पोचिंग होती है, राइनोसेरस के जो हॉर्न है उसके लिए पोचिंग होती है, लेदर के लिए टाइगर, क्रोकोडाइल, फॉक्स, इस तरह के जितने भी जीव हैं उनको मारा जाता है। तो ये चीज़ें कम होनी चाहिए, पोचिंग कम होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारी एनिमल लाइफ का। तो इसको करने के लिए सरकार ने क्या करा? सरकार ने कुछ प्लान बनाए, प्रोजेक्ट्स बनाए, कुछ एरियाज रिस्ट्रिक्ट कर दिए और वहाँ पे लोगों को आने जाने से रोक दिया। वहाँ पे सिर्फ ये जीव जंतु रह सकते हैं, लोग वहाँ पे सिर्फ घूमने के पर्पज़ से कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए जा सकते हैं। तो ये जगह है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ पे सरकार के अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, किसी में क्रोकोडाइल का प्रोजेक्ट चल सकता है, किसी में टाइगर का प्रोजेक्ट चल सकता है, लेकिन चूंकि वो एरियाज रिस्ट्रिक्टेड होते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पे और भी जानवर, जीव जंतु आपको देखने को मिल जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी एरियाज किसी तार से बंधी हों, इसलिए आसपास कोई जानवर, कहीं का एरिया डिस्ट्रॉय हुआ, प्लॉटिंग हो गई, तो वो भाग के इन एरियाज में छुप जाता है या चला जाता है। इसको एक हैबिटेट, इसको एक हेवन मिल जाता है। कोई भी डियर है, उसका घर अगर उजड़ा तो वो आके गांव में नहीं रहेगा, भले ही उसको रिस्क है लायन से, हाइना से, बट वो जाएगा फॉरेस्ट में ही।
साथ ही साथ कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ बनी हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, CITES बनी हुई है। इन लोगों ने कुछ दिशा निर्देश बना दिए कि एनिमल्स को क्या मारा जाना चाहिए या नहीं मारा जाना चाहिए, क्यों नहीं मारा जाना चाहिए, किन जगहों पे आप मार सकते हो, कहाँ नहीं मार सकते हो। इस तरह से बहुत सारे क्राइटेरियाज बन गए और अब तो बहुत सारे जानवरों को मारना एक क्राइम भी है, आपको जेल हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन ग्रो हो सके। UN का भी UN के भी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, वो भी बताते रहते हैं कि आपको अपना फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इंडिया में 1961 में आया, बहुत पहले ही तभी से, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा नेचुरल हैबिटेट है एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये हैबिटेट आप देख सकते हैं इस मैप में, कई सारे हमारे पास नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज हैं। आप देख सकते हैं नेशनल पार्क्स हमारे पास 96 हैं, ये ग्रीन डॉट से ये बने हुए हैं। डाचीगाम है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ठीक है, नंदन कानन है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट जगह हैं। दुधवा है, ये आपका यूपी में है, सरिस्का है, ठीक है, नागरहोल, पेरियार, ये बहुत इम्पोर्टेंट जगह हैं। काजीरंगा है। तो ये नेशनल पार्क्स हैं, यहाँ आपको कोई एक तरीके का जानवर प्रोटेक्टेड मिलेगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास 500 है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आपको कई तरीके के जानवर मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोमिनेंट ही 500 सारी नहीं मेंशन्ड हैं, जो बड़ी बड़ी हैं उसी को मेंशन किया गया, जैसे सुंदरबन है, सरिस्का है, गिर है, बोरीवली है, वायनाड है, साइलेंट वैली है, ठीक है, कोलेरू लेक है, ये एग्जिस्ट करती हैं। टाइगर प्रोजेक्ट्स स्टार के फॉर्म में आपके पास मेंशन्ड है। मेलघाट में टाइगर प्रोजेक्ट है, कान्हा टाइगर प्रोजेक्ट, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डिस्टिंक्शन करके दिखाया हुआ है। सुंदरबन चूँकि आप देख रहे हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पे पहले भी रॉयल बंगाल टाइगर मिलता था, तो उसको कंजर्व करने का प्रोग्राम सरकार यहाँ चलाती है। तो ये हो गए आपके नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप you all understood how we discuss these things, what are the repercussions of not having natural vegetation and wildlife, how to conserve them, and how important they are for us. Thank you so much.